जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि सर सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म कब आएगा और उसके बाद में हमारा तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज़ करना है कि ताकि सीटेट जुलाई 2025 में हम अच्छा स्कोर पर कर पाए और एक बार में हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि सीटेट 2025 जुलाई को लेकर के आपका क्या रणनीति होना चाहिए, क्या उसका ये होना चाहिए ताकि आपको एक बार में ही सीटेट जो है ना आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सीटेट का फॉर्म कब आएगा। CTET 2025 जुलाई का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए पिछले हिसाब किताब के अगर हिसाब से देखें, पिछले कई वर्षों से फॉर्म आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो परीक्षा है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है दिसंबर में और एक होता है जुलाई में। अब जुलाई वाला जो सीटेट होता है उसका फॉर्म लगभग मान कर चलिए कि फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाता है। ऐसा शुरू से होते आ रहा है। तो अभी आप सभी जानते हैं कि फरवरी का एंड चल ही रहा है और मार्च का फर्स्ट वीक आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है, लेकिन पूर्व में जो फॉर्म आता था उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो 10-15 दिन में आपका फॉर्म आ जाएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तैयारी का कि सीटेट 2025 जुलाई के लिए हमको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी को पता है कि सीटेट जो है ना वो 2 सेगमेंट में होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। आप लोगों ने इससे पहले वाले परीक्षा में भी देखा या पूर्व से कई साल से आप देखते आ रहे हैं कि सीटेट एक क्राइटेरियन एग्जाम है, जहां पर यह फिक्स किया गया है कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 82 मार्क्स लेकर आना है। अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लेकर के आना है, मतलब जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स लेकर आना है। लेकिन देखिए जिस एग्जाम में जो है ना नंबर को फिक्स कर दिया गया है, चूंकि एक क्राइटेरियन एग्जाम है, उसके बावजूद भी रिजल्ट का प्रतिशत बहुत कम है। आप लोग इस बार भी देखें कि बिहार के रिजल्ट का प्रतिशत जो था वो मात्र 10 से 12% था। अगर हम पूरे हिसाब किताब को अगर हम सेंट्रल लेवल पर भी देखें तो ऐसा देखने को मिला है कि 20-22% मात्र जो है रिजल्ट आया है पेपर 1 पेपर 2 में। खास करके पेपर 2 में रिजल्ट का प्रतिशत और ज्यादा कम है, बहुत कम। अब देखिए हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे कि पेपर 2 में रिजल्ट का प्रतिशत आखिर कम किया और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस एग्जाम में नंबर पहले से फिक्स कर दिया गया हो कि इतना मार्क्स लेकर आना है, बच्चा 1 करोड़ फॉर्म भरे तब, चाहे 5 लाख फॉर्म भरे तब, कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं होगा, उसके बाद भी पास करने वालों का प्रतिशत बहुत कम रहा। ये सोचने वाली बात है। अर्थात ये कि हम लोग को सिलेबस की समझदारी नहीं हो पाती है और हम सही रणनीति पर नहीं जा सकते। ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भाई ये कितने फेज में होता है। तो आप सभी को पता है कि ये पेपर 1 होता है और सीटेट में एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में आप सभी को पता होगा कि 5 सेगमेंट में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सीडीपी होता है 30 नंबर का, उसके बाद में मैथ भी होता है 30 नंबर का, उसके बाद में ईवीएस भी होता है 30 नंबर का, और उसके बाद में लैंग्वेज 1 के रूप में अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी भी होता है कितना नंबर का, 30 नंबर का। और उसके बाद में लैंग्वेज 2 के रूप में अगर हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव आप कैसे कीजिएगा, ये भी चर्चा हम करेंगे। लैंग्वेज 2 के रूप में आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू, अदर कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। लगभग 20-22 लैंग्वेज इसमें शामिल होता है और इसमें भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं। जब बस क्राइटेरिया ये रहता है कि लैंग्वेज 1 में जिस भाषा को आपने चयन किया है उस भाषा का चयन आप लैंग्वेज 2 के रूप में नहीं कर सकते, या जो लैंग्वेज 2 में लिया वो लैंग्वेज 1 में नहीं ले सकते। टोटल मिलाकर के ये भी 30 नंबर होता है, ये भी 30 नंबर होता है। 150 नंबर का इसमें एग्जाम होता है, जिसमें कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी में है तो आपको 150 का 60% मार्क्स लेकर के आना है। रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपको 82 मार्क्स यानी कि 82 नंबर चाहिए, है ना।
पेपर 2 को अगर हम देखें तो पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा कि सीडीपी जैसे पेपर 1 में 30 नंबर का पूछता है वैसे ही यहाँ भी 30 नंबर का है। और उसके साथ साथ में वहां पर जैसे पेपर 1 में आपके लैंग्वेज 1 में हिंदी पूछ रहा था तो यहाँ भी लैंग्वेज 1 में हिंदी, और लैंग्वेज 2 के रूप में अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश, नहीं तो उर्दू लिया तो उर्दू, अन्य भी और सारे लैंग्वेज होते हैं, कोई भी चुनाव आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन एसएसटी से है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, जो भी आर्ट्स फैकल्टी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक पास किया है, तो आपसे एसएसटी पूछेगा 60 नंबर का। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, बॉटनी से, जूलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भाई आपसे साइंस से सवाल पूछेगा कितना नंबर का, 60 नंबर का। यहाँ भी टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 150 होता है, और 150 में आपको जनरल कैटेगरी में 90 नंबर लेकर के आना है। तो सारा क्राइटेरिया फिक्स है, इसके बावजूद भी रिजल्ट का प्रतिशत बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझिए। इसके पीछे कारण यह है कि सबसे पहले ये कि सिलेबस की समझदारी का न होना। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब तक आप एनसीईआरटी को, मेरा एक सुझाव है ना, जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको समझिए, आप जो है ना अभी से एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है, सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो पूरा का पूरा आप यह मानकर चलिए कोई एनसीईआरटी के किताब के बाहर नहीं होता है। आप इतना समझिए कि अगर सीटेट एग्जाम में आपने अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम से आप बहुत दूर हैं। देखिए खास करके पेपर 2 की हम बात करते हैं तो देखो पेपर 2 में अगर आपका एसएसटी हो चाहे साइंस हो, दोनों विद्यार्थियों को हम ये बात कर रहे हैं कि आपको सबसे पहला काम करना है क्लास 6वीं से लेकर के क्लास 10वीं तक का एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ जाइए। जैसे मान लीजिए कि एसएसटी अगर आपका विषय है तो एसएसटी में हिस्ट्री जो है ना 6वीं से लेकर 10वीं तक पूरा पढ़िए। उसके बाद में ज्योग्राफी जो है ना 6वीं से 10वीं तक पूरा पढ़िए। पॉलिटी जो है ना ये भी 6वीं से 10वीं तक पूरा पढ़िए। और ध्यान रखिएगा एसएसटी में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या साइंस में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 6वीं से 10वीं लेवल का, हालांकि 8वीं तक ही, लेकिन हम 10वीं की बात इसलिए किए हैं क्योंकि थोड़ा सा सीटेट जो है ना पहले से थोड़ा सा मतलब ये भी होते जा रहा है, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि चेंज किया है, अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसके हिसाब से हम 10वीं तक प्रीफर कर रहे हैं। तो 10वीं तक के एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए और ध्यान रखिएगा आज जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आज तक पेपर 2 में पूछा गया है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही पूछा गया। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव टाइप का तैयारी कीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, जो अदर्स एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आते हैं और उसको आप सीटेट का मानक मानिएगा तो भाई साहब आप गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अन्य जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम का तैयारी होता है उसका पैटर्न अलग है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न अलग है। वहां पर फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट की बात की सबसे मानक किताब अगर कोई माना गया है तो वो है हमारा एनसीईआरटी। अब आपको आज से केवल यह ध्यान रखना है कि चाहे हमारा पेपर 2 में साइंस हो चाहे एसएसटी हो, हमको एनसीईआरटी पर ध्यान देना ही है ना, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। उसके बाद में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी को कवर करने के बाद में आज तक जितना भी परीक्षा हुआ है सीटेट का पेपर 2 में उस सब के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो ना तो आपको एक पता चलता है कि हाँ हमारे इस परीक्षा का मानक क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप केवल सेट बनाते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो तो उससे फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट उसी का कीजिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन हो, वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको करना है ताकि आपको रियल अंदाजा पता चलेगा कि हाँ रियल में क्वेश्चन आता कैसे। ठीक है, एक पहला काम ये करना है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है। दूसरा काम ये करना है कि आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उन सारे एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू एसएसटी या साइंस के पूछे गए हैं उन सारे को पीवाईक्यू के रूप में सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपका आसानी से सीटेट में बन जाएगा। बात करते हैं अगर हम पेपर 1 का, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एसएसटी का चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना बच्चा को अपने सब्जेक्ट वाला में ही है, एसएसटी या साइंस में ही प्रॉब्लम है। बाकी सीडीपी हो गया,
हिंदी हो गया, इसका बहुत सारा रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल भी होता है, यूट्यूब वगैरह का हेल्प लेकर, किसी टीचर का हेल्प लेकर के आप इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम बच्चा को फंसता है कहाँ, यहाँ पर, यही इसीलिए पेपर 2 में रिजल्ट का प्रतिशतता क्या है, कम है। पेपर 1 में भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ईवीएस जो आप देख रहे हैं भाई साहब, पूरा का पूरा ईवीएस कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बुक को, ईवीएस का जो बुक है उसको पढ़ने की जरूरत है। तो मोटा मोटा किताब पढ़ोगे, अलग अलग तरह का किताब पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो रामबाण है एनसीईआरटी। उसके बाद में क्या है कि जैसे यहाँ पर मैथ है तो बच्चा यह समझ लेता है कि हमसे 30 के 30 नंबर पूरा मैथ पूछा जा रहा है। नहीं मेरे लाल, 15 नंबर का आपसे मैथ कंटेंट पूछा जा रहा है, लेकिन 15 नंबर का आपसे क्या पूछा जा रहा है, पेडागोजी पूछा जा रहा है, मैथ शिक्षण। और शिक्षण जो है ना वो कंटेंट से बहुत अलग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोले कि 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, तो सीधे तुमने कहा कि 4 होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, लेकिन गुना की अवधारणा बच्चा में कैसे सिखाना है एक टीचर होने के नाते, ये हमारा पेडागोजिकल क्वेश्चन हो गया। तो पेडागोजी तुमसे मैथ में 15 नंबर का पूछ रहा है, तो पेडागोजी वाला सेक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि 150 नंबर का जो एग्जाम आपको दिख रहा है पेपर 1 या पेपर 2 में, जिसमें 90 नंबर तो केवल पेडागोजी से ही क्वेश्चन पूछता है, 60 नंबर है जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, 90 नंबर में सीडीपी, तो दोनों में सीधे के सीधे 30 नंबर हमको मिल जाता है। बाकी 60 नंबर जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी से हमको 60 नंबर का, जैसे गणित शिक्षण हो गया, ईवीएस शिक्षण हो गया, हिंदी शिक्षण हो गया, सब में शिक्षण 15-15 नंबर का आपको दिखेगा। तो सीधे आपको विषय नहीं पढ़ना। अब हिंदी में केवल व्याकरण नहीं रट्टा मारना, व्याकरण से 2-3 नंबर का सवाल आ रहा है तो उतना रट्टा मारने की क्या जरूरत है। आपको शिक्षण पढ़ना है, एजुकेशन पेडागोजी पढ़, आपको हिंदी शिक्षण पढ़ना है। शिक्षण वाले पर जब तक आपका कवर नहीं होगा, जब तक आप उस पर अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे, तब तक दिक्कत होगी 100%। ठीक है, तो ये कहानी है क्या बताइएगा पैटर्न का। तो आज से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना है। अब दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि सर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव हम कैसे करेंगे परीक्षा में, तो ये भी बता देते हैं। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव आप कैसे करेंगे परीक्षा में, फॉर्म भरते समय आप कैसे करेंगे समझिए। देखिए, लैंग्वेज 1 के रूप में, लैंग्वेज 1 के रूप में आपको लगभग 20-22 भाषा मिलेगा, जिसमें आप उस 20-22 भाषा में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं, जो भाषा आपको अच्छा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए चयन कीजिएगा कि लैंग्वेज 1 का मतलब यह है कि एग्जामिनर यह समझता है, जो बोर्ड यह समझता है कि भाई लैंग्वेज 1 के रूप में अगर आपने किसी विषय का चयन किया है तो वो आपका ज्यादा मजबूत है, ऐसे समझिए। तो हम तुमको कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जिस विषय का चयन आप लैंग्वेज 1 के रूप में कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वह विषय आपका ज्यादा मजबूत है, तभी आप लैंग्वेज 1 के रूप में उसका चयन कर रहे हैं। यानी लैंग्वेज 1 की अपेक्षा में लैंग्वेज 2 का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आसान जरूर होता है, लेकिन लैंग्वेज 1 थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लैंग्वेज 1 के रूप में उसी विषय का चयन कीजिए जो आपका अच्छा हो। अब उसमें 20-22 भाषा है, किसी का एक चुनाव कर लीजिए। अमूमन हमारे यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में लोग क्या करता है, लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को चुनता है। तो हिंदी चूंकि हम लोग का राजभाषा है, हम लोग ये पढ़ते आए, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हिंदी हमारे लिए आसान है। तो लैंग्वेज 1 के रूप में हम क्या चुन लेते हैं, हिंदी चुन लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि सर लैंग्वेज 2 के रूप में क्या ले। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लैंग्वेज 1 के रूप में 90% बच्चे तो हिंदी ही ले रहे हैं। लैंग्वेज 2 में समस्या है कि सर लैंग्वेज 2 के रूप में हम संस्कृत ले कि इंग्लिश ले या फिर उर्दू ले। लगभग ये 3 ऑप्शन है, मतलब इसमें भी 20-22 भाषा आपको मिलेगा, लेकिन हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं कि 2-3 भाषा में ही लगभग कोई बच्चा एक लेता है, इंग्लिश लेता नहीं तो संस्कृत लेता नहीं तो उर्दू लेता है। तो देखिए, हम आपको सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप उर्दू थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मतलब उर्दू में अगर थोड़ा बहुत भी आपका पकड़ है, तो आंख मूंद करके आप ना संस्कृत लीजिए ना इंग्लिश लीजिए, आप उर्दू ले लीजिए, सबसे अच्छा। अगर उर्दू में आपका थोड़ा बहुत भी पकड़ है, उर्दू को जानते हैं तब। अब जो बच्चा उर्दू को जानता है वो तो 100% उर्दू लेगा, और हमारा सुझाव है कि आप ले लीजिए। मेरा केवल सुझाव है, यह मेरा केवल सुझाव है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर संस्कृत और इंग्लिश। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर संस्कृत लेके इंग्लिश ले। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, शुरू से अगर उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के, स्वाभाविक सी बात है उसका इंग्लिश अच्छा होगा।
वैसे बच्चे क्या करें, इंग्लिश ही ले ले लैंग्वेज 2 के रूप में। अब जिस बच्चा का शुरू से संस्कृत पर अगर पकड़ है तो वो संस्कृत ले ले। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश लीजिए, लेकिन संस्कृत मजबूत है तो संस्कृत लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका ना ही इंग्लिश मजबूत है और ना ही संस्कृत मजबूत है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए हमें कि सर हमारा इंग्लिश भी आधा अधूरा है और हमारा संस्कृत भी आधा अधूरा है, दोनों में से कोई मजबूत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सजेशन है कि ऐसे स्थिति में अगर आपका दोनों का दोनों विषय कमजोर है तो आप क्या कीजिए, चुनाव किसका कीजिए, संस्कृत का कर लीजिए। संस्कृत के चुनाव करने से थोड़ा फायदा जरूर होगा, क्योंकि संस्कृत का जो वर्ड है वो थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता हुआ मिलेगा, केवल भाषा अलग होता है लेकिन वर्ड थोड़ा सा हिंदी से क्या करता है, टैग होता है। लेकिन इंग्लिश वाला टैग नहीं होगा, इंग्लिश का वर्ड अलग हो जाता है। जैसे तुमको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि हम हिंदी में कह रहे हैं आम और संस्कृत में लिखा हुआ आम्रम, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, मैंगो। तो भाई साहब मैंगो को तुमको जानना हो कि मैंगो का मतलब क्या होता है, लेकिन हिंदी में अगर तुम आम जान रहे हो तो आम्रम तो तुम समझ में आया कि हाँ आम्रम आम, लगभग एक जुड़ समझ में आया कि हाँ ये आम लिखा हुआ है। तो ऐसे समझिए, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है आपको, अगर आपका दोनों कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, संस्कृत भी कमजोर है, वैसे स्थिति में कि आप संस्कृत लीजिएगा। यह मेरा केवल सुझाव है, केवल मेरा सजेशन है, डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है। मैं अपना एक सुझाव दे रहा हूं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज 2 का चुनाव कर सकते हैं। एनसीईआरटी पर आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया वो सारे को पढ़ लेना है और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी कर लेना है। जैसे हम भी अपने बैच में पढ़ाते हैं तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराते हैं ऑफलाइन क्लास में। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं उसका पीवाईक्यू कराते हैं कि आज तक के इतिहास में जो भी प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से वो सारा का पीवाईक्यू हम क्लास में ही कराते हैं। इसलिए ताकि बच्चा का क्यों मन में एक पकड़ बन पाए ना, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि हम इस टॉपिक को पढ़े हैं और इस टॉपिक से हमारा किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि पढ़ने में और सवाल को हल करने में बहुत अंतर है। सवाल हल करते हैं तो आपको टेक्निकली बात समझ में आता है कि हाँ व्हाट इज दिस, कैसे हमसे सवाल कर रहा है, इंटरेक्ट कैसे हो रहा है हमसे। तो हम भी अपने ऑफलाइन बैच में ऐसे ही करते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं और उसके बाद में उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो सारे को सॉल्व कराते हैं। तो मेरा कहना यह कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी टीचर का हेल्प ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर आपको लगा हो कि इससे संबंधित हमको कोई भी डाउट हमारा बच गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम अगला वीडियो उस पर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।